Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. अच्छा जी, हम वीक 14 की तरफ आते हैं। वीक 14 में हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक एंटिटी का एक से ज़्यादा शेप्स में ज़ाहिर होना, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जो लोग केमिस्ट्री जिन्होंने मैट्रिक में इंटर में पढ़ी उनको पता होगा कि केमिस्ट्री में ये टर्म यूज़ होती है कि एक केमिकल कंपाउंड है जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के साथ एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा शेप्स के साथ एग्जिस्ट करता है। मसलन जो कोल है वो भी कार्बन है और जो डायमंड है वो भी कार्बन है, तो कार्बन की एक से ज़्यादा शेप्स होगी, जिसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, केमिस्ट्री के अलावा भी डिफरेंट फिनोमिनाज में पॉली डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उनमें पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो शो होता है, बाकी फील्ड्स में भी। अब हम जो पॉलीमॉर्फिज्म को देखना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म से क्या मुराद है। इसमें हम इससे पिछले टॉपिक्स में इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म इन बूथ जो है ये रिलेटेड है इनहेरिटेंस के टॉपिक से। ठीक है, जो इनहेरिटेंस हमने पढ़ी है पिछले वीक्स में, पिछले वीक्स में जो चीज़ें हमने इनहेरिटेंस के उसके पढ़ी हैं वही अब आगे एनहांस होके हम यूज़ करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के तौर पर उसे। ठीक है, अब इनहेरिटेंस क्या होती थी? इनहेरिटेंस में हम हायरार्की की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट क्लासेस को। एक लेट्स से एक पेरेंट क्लास है और कुछ उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। पेरेंट क्लास को मैं नाम देता हूँ ए और इसकी 3 चाइल्ड क्लासेस बना लेता हूँ बी, सी और डी। ठीक हो गया, एक पेरेंट क्लास हो गई और उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होगी। बी जो है वो ए की चाइल्ड क्लास है, सी ए की चाइल्ड क्लास है और डी जो है वो ए का वो ए की चाइल्ड क्लास है। अब यहाँ पर देखें, लेट्स से तो इसमें क्लास ए जो है इसके अंदर एक फंक्शन है, एक सर्टन बिहेवियर है। अब ये बिहेवियर जो है इसकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी मौजूद होगा।
यही बिहेवियर जो है इसकी चाइल्ड बी, सी और डी तीनों क्लासेस में मौजूद है। ठीक हो गया। अब ये जो बिहेवियर है क्लास ए का, ये बिहेवियर क्लास चाइल्ड क्लासेस बी, सी और डी इन तीनों में अगर अलग अलग तरीके से शो हो, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये फर्दर मैं इलेबोरेट करूंगा अब आगे जो स्लाइड्स में एग्जांपल है उसके जरिए। तो ये बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म के पीछे। Polymorphism enables you to program in general rather than program in specific। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का एडवांटेज ये है कि आप एक जनरलाइज्ड बिहेवियर पहले पेरेंट क्लास में डिफाइन कर देते हैं, फिर जब आप चाइल्ड क्लासेस में जाते हैं तो पेरेंट के बाकी चीज़ें इनहेरिट हो जाती हैं और आप वहाँ पर प्रोग्राम इन स्पेसिफिक कर सकते हैं, उसी बिहेवियर की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर पॉलीमॉर्फिज्म enables you to write programs that process objects that share the same सुपर क्लास। पॉलीमॉर्फिज्म की ज़रूरत और फ़ायदा वहाँ पर है जहाँ एक बहुत सारी क्लासेस हैं जो एक पेरेंट को आपस में शेयर कर रही हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल है, लेट्स से ये यहाँ पर बी, सी और डी ये तीन क्लासेस हैं, इन तीनों की कॉमन पेरेंट क्लास है ए, और इन ये क्लासेस जो है उससे कोई सर्टन बिहेवियर या बिहेवियर जिन्हें हम अब प्रोग्रामिंग में मेथड या फंक्शन कहेंगे वो इनहेरिट कर रहे हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि बी और सी और डी की आगे भी सब क्लासेस हों। ठीक है, तो वो जो क्लासेस क्लास ए के बिहेवियर को इनहेरिट करेंगी वो इनडायरेक्टली होगा। ठीक है, जबकि ये जो बी, सी और डी हैं ये तो डायरेक्टली क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाता हूँ ई, अब ये जो क्लास है ई, ये क्लास डी को की चाइल्ड क्लास है, लेकिन ये क्लास ए की भी चाइल्ड क्लास है लेकिन इनडायरेक्टली इनहेरिट कर रही है इसको। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, ये इनडायरेक्ट चाइल्ड ऑफ ए, ये चाइल्ड एक इनडायरेक्ट पेरेंट एक इनडायरेक्ट चाइल्ड है ई जो है, और ई जो है इस बिहेवियर को ये भी इनहेरिट करेगा, ये इसके अंदर भी नजर आएगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो डायरेक्टली इनहेरिटेड क्लासेस में भी हो सकता है और इनडायरेक्टली इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर भी ये यूज हो सकता है। और इसका अल्टीमेट एडवांटेज होगा कि इससे प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाई होगी। वो कैसे होगी वो आगे स्लाइड्स में आ जाएगा। हमारे स्लाइड में अभी कंसिडर फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ polymorphism. Suppose we create a program that simulates the movement of several animals for a biological study. ठीक है, सपोज करें कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि एनिमल की मूवमेंट्स को सिमुलेट कर रहा है। कोई गेम, हम कोई गेम है या कोई ग्राफिकल डेमोस्ट्रेशन है और उसके अंदर हम एनिमल की मूवमेंट को डेमोस्ट्रेट करना चाह रहे हैं। अब ये एनिमल की तीन सब क्लासेस होंगी, फिश, फ्रॉग एंड बर्ड, और ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट द एनिमल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसको मैं डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
लेट्स से क्लास है एनिमल की। अब एनिमल की क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसकी एवरेज एज हो सकती है उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स की, इनका स्किन कलर हो सकता है, इनका नेचुरल हैबिटेट होगा कि वो किस नेचुरल हैबिटेट में ये जानवर एग्जिस्ट करता है। ये हो गए इसके एट्रीब्यूट्स। अब इसके बिहेवियर्स की बात करें तो कोई भी एनिमल होगा वो ईट, स्लीप और उसके अलावा एक उसका एट्रीब्यूट होगा मूवमेंट का, वो मूव करेगा। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसको इसके आगे जो चाइल्ड क्लासेस 3 स्लाइड्स में गिवन है, फिश, बर्ड और फ्रॉग, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लास है एनिमल की, पेरेंट क्लास है। एनिमल जो है वो पेरेंट क्लास है। इसकी आगे 3 सब क्लासेस हैं, फिश की, बर्ड की और फ्रॉग की। एक फिश, एक बर्ड और एक फ्रॉग, ये 3 चाइल्ड क्लासेस हैं एनिमल की। अब हम इसमें जो हमारी स्लाइड में बात हो रही है वो मूवमेंट के हवाले से बात हो रही है कि हर जानवर जो है वो मूवमेंट शो करता है। तो ये मूवमेंट जो है ये बिहेवियर है, एक फंक्शन है। प्रोग्रामिंग के टर्म बात करें तो एनिमल की क्लास। अब इसकी जो क्लास है फिश, ये भी मूव करेगी और बर्ड जो है वो भी मूव करेगा और जो फ्रॉग है वो भी मूव करेगा। ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट है वो फिश में और तरह से होगी, बर्ड में और तरह से होगी और फ्रॉग में और तरह से होगी। फिश जो है उसकी मूवमेंट जो है वो स्विमिंग के जरिए, बर्ड की मूवमेंट जो है वो फ्लाइट है और फ्रॉग की जो मूवमेंट है वो जंपिंग है। इसमें जो मूव का फंक्शन है पेरेंट क्लास का, वो चाइल्ड फिश फिश की जो चाइल्ड क्लास है इसमें और तरह से शो होगा, बर्ड की जो चाइल्ड क्लास है इसमें और तरह से शो होगा और फ्रॉग की जो चाइल्ड क्लास है इसमें और तरह से शो होगा। ठीक हो गया? तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है फॉर द फंक्शन ऊप। इस चीज़ को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन ऊप इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, वो कैसे? डिफरेंट implementations different implementations of move in different child classes। डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस में, डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस के अंदर मूव के फंक्शन की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर एग्जांपल ऊप के अंदर। अच्छा, इसमें हमने पहले डिस्कस किया कि एनिमल की क्लासेस के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, एवरेज एज, स्किन कलर, नेचुरल हैबिटेट। अब फिश की ये सारे एट्रीब्यूट्स चाइल्ड फिश में भी होंगे, चाइल्ड क्लास बर्ड में भी होंगे और चाइल्ड क्लास फ्रॉग में होंगी। फिश में इसके अलावा एट्रीब्यूट हो सकता है जो इसका अपना
पर्टिकुलर हो, इसकी स्विमिंग स्पीड हो सकता है। बर्ड के अंदर देखें तो इसका स्पेशलाइज एट्रीब्यूट जो है इसकी हाइट ऑफ फ्लाइट हो सकती है, ये कितने आल्टीट्यूड पे फ्लाइट करता है, कितनी बुलंदी पे परवाज करता है। फ्रॉग जो है इसकी जंपिंग जंप्स पर सेकंड जो अलर्ट से इसके कितने होते हैं, ये इसका स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, और इन्हीं स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट को फिर मूव का फंक्शन यूज करेगा। तो ये एग्जांपल होगी पॉलीमॉर्फिज्म इन फूड की। इसके बाद हम आगे स्लाइड्स की तरफ वापस आते हैं। इमेजिन दैट ईच एक्सटेंड्स क्लास सुपर क्लास एनिमल, ये जो तीनों सब क्लासेस हैं, फिश, फ्रॉग और बर्ड, ये सुपर क्लास एनिमल को एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी उसके चाइल्ड हैं। ठीक है, जब हम कोड लिखते हैं तो एक्सटेंड के कीवर्ड के जरिए हम बताते हैं कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। अच्छा, each of this class which contains a method move and maintains an animal's current location as xy coordinates। ठीक है, तो ये मूव का एनिमल जो है वो उसकी मूवमेंट जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग बताता है। वो कैसे? लेट्स से ये वो प्लेन है, वो एरिया है, ये बॉक्स जो है जिसके अंदर एनिमल मूव करेगा। तो ये पॉइंट एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक छोटे से सर्कल से, और ये फाइनल पॉइंट आ गया। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो मूवमेंट है वो मूव के फंक्शन के जरिए होगी। ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये कैसे कवर होगी, ये मूव के फंक्शन के जरिए होगी। वो डिपेंड कर रहा है कि वो फिश की क्लास की बात हो रही है, बर्ड की क्लास की बात हो रही है, फ्रॉग की क्लास। तो इस मूवमेंट के फंक्शन जो है वो क्या करता है, उस डिस्प्लेसमेंट को इंश्योर करता है। ठीक हो गया। तो इनिशियल पॉइंट जो है इसके, ये अब दोनों पॉइंट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होंगे। इनिशियल पॉइंट जो है लेट्स से इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है x1 और वर्टिकल कोऑर्डिनेट है y1, और जो फाइनल पॉइंट है इसकी इनिशियल पोजीशन है x2 और फाइनल पोजीशन है y2। ठीक है, तो बेसिकली मूवमेंट क्या है, वो x1 और y1 और x2 और y2 का जो डिफरेंस है उसके जरिए जो है हम मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 जो बता देगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई है, और y2 माइनस y1 जो है वो बता देगा कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई। ठीक है, बहरहाल ये तो मैथमेटिकल डिटेल है जो कि हम उस फंक्शन के अंदर देख लेंगे। तो ये इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट जो है वो मूवमेंट को सिमुलेट करने के लिए यूज होंगे। Each subclass implements move method। ठीक है, ये जो तीनों क्लासेस हैं, फिश, तीनों क्लासेस जो हैं, तो इन तीनों क्लासेस में एनिमल की जो तीनों सब सेक्शंस हैं, फिश, बर्ड और फ्रॉग, ये तीनों जो है ये मूव की अपनी इम्प्लीमेंटेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिश, बर्ड और फ्रॉग, इसको मैं हाईलाइट कर दूं इस डायग्राम।
अच्छा, our program maintains an animal array containing reference to objects of various animal subclasses. हम एक लट से एक प्रोग्राम लिखते हैं दैट मेंटेन्स एन एनिमल अरे, जिसके अंदर हम एनिमल क्लास का एक अरे बनाएंगे और उसके अरे के अंदर क्या होगा, कंटेनिंग रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल सब क्लासेस। इस अरे का हर एलिमेंट एनिमल क्लास के एक एनिमल्स की जो तीनों सब क्लासेस हैं, फिश, फ्रॉग और बर्ड, उसकी तरफ ये रेफरेंस जो है वो करेगा। इसमें ये जो रेफरेंस का वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रेफरेंस के वर्ड से क्या मुराद है ये देखते हैं। सी प्लस प्लस में हमने पॉइंटर्स पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर जावा में हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम पॉइंटर्स तो ऐसा यूज नहीं कर रहे, लेकिन रेफरेंस का वर्ड हम यूज कर रहे हैं। पीछे भी अरे जब हमने पढ़े थे उसमें भी रेफरेंस का वर्ड यूज किया था। पॉइंटर होता क्या है, पॉइंटर जो है बेसिकली किसी वेरिएबल, किसी आइडेंटिफायर के मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस होता है, उसका एड्रेस होता है। ठीक हो गया। अब वही कंसेप्ट हम जावा में भी यूज करना कर रहे हैं, लेकिन पॉइंटर्स की डिटेल हम नहीं पढ़ रहे। पॉइंटर्स की डिटेल हम क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जावा जो है सी प्लस प्लस पे बेस्ड एक लैंग्वेज है जिसमें पॉइंटर्स को लोअर लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे यानी सी प्लस प्लस में हैंडल कर लिया गया। तो हमें जावा के लेवल पे इतने ज़्यादा पॉइंटर्स का कोई यूज़ नज़र नहीं आता, लेकिन बैक एंड पे पॉइंटर्स यूज़ हो रहे हैं। इसी वजह से फिर उनका जिक्र भी यहाँ आ गया, रेफरेंस के नाम से आ गया। तो थोड़ा सा पॉइंटर की रिकैप करना पड़ेगा। देखें, लेट से मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, उसके लिए जो मैं पॉइंटर बनाता था वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर होता था। इंटीजर टाइप के पॉइंटर के अंदर ही इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस रखा जा सकता था और उसके जरिए से इंटीजर इंटीजर वेरिएबल को एक्सेस और मॉडिफाई किया जा सकता था। इसी तरह अगर मैं कहूँ मेरे पास फ्लोट वेरिएबल है, उसके लिए जो मैं पॉइंटर बनाता था वो भी फ्लोट टाइप का ही होता था। ठीक हो गया। अब ये तो बात वो होगी जो हमने प्रोसीजरल लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसके लिए इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है उसके लिए फ्लोट टाइप का पॉइंटर है। अब मैं एक नई तरह के पॉइंटर्स की आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे पास है एनिमल की क्लास है। इससे पहले हम स्टूडेंट की क्लास पढ़ चुके हैं, पर्सन की क्लास पढ़ चुके हैं, एम्प्लॉय की क्लास पढ़ चुके हैं, डेट और टाइम की क्लास पढ़ चुके हैं। ऐसे ही अभी हमने डिस्कस की है एनिमल की क्लास। तो एनिमल क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, ठीक है, तो उसको उसके लिए भी मैं पॉइंटर या रेफरेंस जावा की टर्म्स में कहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन उसकी जो पॉइंटर की टाइप है वो एनिमल ही होगी। एनिमल टाइप का पॉइंटर ही एनिमल के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह फिश टाइप का अगर ऑब्जेक्ट है उसके लिए फिश टाइप का ही पॉइंटर चाहिए। इसी तरह बर्ड अगर बर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट है तो उसे उसे पॉइंट करने के लिए बर्ड टाइप का ही पॉइंटर चाहिए। और इस यही एग्जांपल जो है फिर फ्रॉग के लिए भी होगी। ठीक है, उसके लिए भी पॉइंटर जो इसी टाइप का होना चाहिए। ठीक हो गया, ये बात तो हो गई सही। अब एक और बात आ जाती है, इसका मतलब है जो हमने क्लासेस बनाई है वो यूजर डिफाइंड, प्रोग्रामर डिफाइंड और डाटा टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर और फ्लोट होते हैं, और जैसे उनके लिए पॉइंटर्स हैं वैसे ही हमारी डिक्लेयर टाइप के लिए भी पॉइंटर्स हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक और सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ कि क्या फिश टाइप का अगर ऑब्जेक्ट हो, फिश टाइप का अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या बर्ड टाइप का पॉइंटर उसे मैं बना सकता हूँ उसके लिए, उसे पॉइंट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में फिश, बर्ड और फ्रॉग ये आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है। इनकी आपस में ताल्लुक ये है कि तीनों एक ही क्लास के चाइल्ड है, लेकिन इनका आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो क्या बर्ड टाइप का पॉइंटर जो है वो हो सकता है फिश टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए? तो ये आंसर ऑब्वियसली नहीं हो सकता। इसी तरह
बर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट हो तो फिश टाइप का पॉइंटर उसके लिए नहीं हो सकता। इसी तरह फ्रॉग टाइप का ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए फिश टाइप का पॉइंटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तीन डिफरेंट क्लासेस हैं। लेकिन एक रिलेशनशिप फिश और एनिमल के दरमियान जो अगर रिलेशनशिप है उसको देखें, अगर फिश टाइप क्लास और एनिमल क्लास, इनकी आपस में रिलेशनशिप देखें तो एवरी फिश इज एन एनिमल बट एवरी एनिमल इज नॉट ए फिश। इनकी आपसी रिलेशनशिप ये है कि एवरी फिश इज एन एनिमल बट एवरी एनिमल इज नॉट ए फिश। इसका क्या मुराद है, ये डायग्राम में यहाँ वापस आते हैं। इससे मुराद ये है कि फिश क्लास का हर ऑब्जेक्ट जो एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, फिश क्लास का हर ऑब्जेक्ट एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन एनिमल क्लास का हर ऑब्जेक्ट फिश क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है? फिश क्लास का हर ऑब्जेक्ट एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट होने का क्या मतलब है कि हो सकता है एनिमल बर्ड हो सकता है एनिमल फ्रॉग हो सकता है एनिमल क्रोकोडाइल हो, लेकिन फिश हमेशा एनिमल होगी। अच्छा, अब वापस आते हैं यहाँ पॉइंटर्स की तरफ। जब मैंने ये कहा कि फिश क्लास का हर ऑब्जेक्ट जो है वो एनिमल है, तो क्या फिर एनिमल क्लास का पॉइंटर फिश की तरफ पॉइंट कर सकता है? एनिमल टाइप का अगर मैंने पॉइंटर बनाया हुआ है तो क्या वो फिश ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है? इस सारी बात बहस का मकसद ये था, ये बताना कि क्या एनिमल टाइप का जो पॉइंटर है वो फिश क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। तो इसका आंसर है यस। अब इसका आंसर यस क्यों है? क्यों? देखिए, इंटीजर टाइप का अगर ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का अगर ऑब्जेक्ट है तो इसे इंटीजर टाइप का पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर सकता है। तो फिश क्लास का ऑब्जेक्ट जो है एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए एनिमल क्लास का पॉइंटर जो है वो फिश क्लास को पॉइंट कर सकता है। लेकिन इसका उल्ट जो है वो जो है वो रॉन्ग होगा। इसके उल्ट से क्या मुराद है? इसके उल्ट से मुराद ये है कि फिश क्लास का पॉइंटर जो है एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा। फिश क्लास का अगर ऑब्जेक्ट पॉइंटर हो तो एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया जाए वो लाजमन पॉइंटर की अपनी टाइप का होना चाहिए। अब फिश क्लास का जो पॉइंटर है वो जिस एनिमल को पॉइंट करे मुमकिन है कि वो फिश ना हो, तो इसका इनवर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा। तो ये जो सारी डिस्कशन मैंने की है कि एनिमल क्लास का पॉइंटर की टाइप वही होनी चाहिए जो ऑब्जेक्ट, उसकी सारा का खुलासा ये है कि एनिमल क्लास का जो टाइप का पॉइंटर है वह फिश क्लास के ऑब्जेक्ट को, फ्रॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को और जो बर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। लेकिन बर्ड या फ्रॉग या फिश टाइप का जो पॉइंटर है वो एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता। अब यहाँ ये सारी बात करने का मकसद क्या है कि यहाँ एक स्टेटमेंट लिखी है, our program maintains an animal array containing reference to objects of various animal subclasses। हम एक एरे बनाएंगे एनिमल, तो हम एक एरे क्रिएट करते हैं एनिमल टाइप का जिसकी टाइप है एरे, एनिमल एरे। ये एनिमल एरे, एनिमल टाइप का मैं एक एरे बना रहा हूँ।
कि लेट्स से इस एरे के 5 मेंबर्स हैं, 5 इंडिसेस हैं, और ये एनिमल एरे जो किस टाइप का है, इसकी टाइप क्या है, ये बेसिक एरे जो हम पढ़ चुके हैं सी प्लस प्लस में, ये पॉइंटर्स ही की को हम एरे से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस एरे के 5 इंडिसेस हैं। अब ये एरे जो है, एरे एरे का हर जो मेंबर है वो पॉइंटर होगा एनिमल क्लास के एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब एनिमल जो है या तो वो हमारे केस में या फिश होगी या बर्ड होगी या फ्रॉग होगा या वो इन तीन में से कोई एक एनिमल होगा। ठीक है, तो मैं ये ज्यूम करता हूँ कि एनिमल क्लास का जो इस एरे का जो पहला मेंबर है वो फिश क्लास के एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, इस एरे का जो मेंबर है, एरे का इंडेक्स 1 पे अगर मैं चला जाऊं तो ये एरे का ये मेंबर पॉइंट कर रहा है बर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। इसी तरह मैं एरे का जो तीसरा इंडेक्स है ये पॉइंट कर रहा है फ्रॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को, और एरे का जो चौथा मेंबर है ये पॉइंट कर रहा है अगेन लेट्स से बर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और लास्टली जो है एरे का आखिरी जो मेंबर है वो भी पॉइंट कर रहा है फिश क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस तरह से एनिमल एरे के जो पांचों इंडेक्सेस हैं फ्रॉम इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 5 तक, ये सारे इंडेक्सेस जो है या एनिमल क्लास के एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वो या सब क्लास फिश से बिलोंग करता है या सब क्लास बर्ड से या फ्रॉग से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक एरे बनाया। अब इस एरे के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे नजर आएगा, असल जो चीज़ हम पढ़ रहे हो तो पॉलीमॉर्फिज्म है। अब पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए सपोज करें कि मैं इस पूरे एरे को पे ट्रेवर्स करना चाह रहा हूँ, इसके एक एक इंडेक्स को मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर कोई लूप लगाऊंगा, और वो लूप जो है चूंकि इसमें आई की वैल्यू जो है, इंडेक्स की वैल्यू जो है वो इंडिसेस जो है वो कहाँ से है, 0 से लेके 4 तक है। तो ये जो एनिमल एरे है, मैं इस पर एक लूप लगाऊंगा जो इसमें जो आई जो लूप की आइट्रेशंस वाला आइडेंटिफायर है वो आई वो 0 से 4 तक मूव करेगा। तो मैं ये करूँगा कि मैं इस एनिमल को मूव कराना चाह रहा हूँ, या मैं इस एनिमल के हर ऑब्जेक्ट के लिए मूव का फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एनिमल एरे ऑफ आई डॉट मूव का फंक्शन कॉल करूँगा इसकी हर आइट्रेशन में। तो पहली दफ़ा जब आइट्रेशन लेट्स से अब आई की वैल्यू 0 है पहली दफ़ा में, एनिमल एरे डॉट मूव का फंक्शन क्या होगा, वो कौन से मूव के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, अब मैंने एनिमल एरे ऑफ 0, जब एनिमल एरे 0 डॉट मूव का फंक्शन कॉल करूंगा तो देखें इंडेक्स 0 पे कौन सा ऑब्जेक्ट पॉइंट हो रहा है, फिश का। तो अब एनिमल एरे के लिए एनिमल एरे ऑफ 0 के लिए जो मूव का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये कौन सा मूव का फंक्शन कॉल होगा, जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया जा रहा है उसका मूव का फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो फिश का पॉइंट हो रहा है, इसका मतलब फिश का मूव का फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो पहली बार
जीरोथ आइट्रेशन में मैं फर्स्ट आइट्रेशन की बजाय जीरोथ आइट्रेशन कहूँगा, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 0 है। जीरोथ आइट्रेशन में फिश का जो मूव का फंक्शन है वो कॉल होगा, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स ऑफ एरे जो है वो फिश के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। अच्छा, फिर आई की वैल्यू जो है वो मैं कर दूं 1। अब एनिमल अरे और अगली आइट्रेशन में, लूप की अगली आइट्रेशन में एनिमल अरे ऑफ 1 के लिए मूव का फंक्शन कॉल किया, तो एनिमल अरे ऑफ 1 जो है वो बर्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये एनिमल अरे का पहला इंडेक्स 1 जो है वो बर्ड को पॉइंट कर रहा है, तो लिहाजा अब बर्ड का जो मूव का फंक्शन वो कॉल होगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन में बर्ड की सब क्लास बर्ड के मूव के फंक्शन को इन्वोक किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरी आइट्रेशन में देखें, एरे ऑफ, जब मैं आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो एनिमल एरे ऑफ 2 के लिए मूव का फंक्शन कॉल करूंगा। तो चूंकि ये एक फ्रॉग के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, मतलब आई की वैल्यू 2 के लिए जो सेकंड आइट्रेशन है उसमें क्या होगा, उसमें फ्रॉग सब क्लास के लिए मूव का ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल होगा। और इसी तरह चौथी आइट्रेशन में बर्ड का मूव का फंक्शन और पांचवी आइट्रेशन में फिश के लिए जो मूव का फंक्शन है वो कॉल होगा। तो ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। क्यों पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि मैं तो एनिमल अरे के लिए मूव का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो कभी फिश के मूव के फंक्शन कॉल करता है, स्विमिंग कैसे करनी है, कभी वो बर्ड के मूव के फंक्शन कॉल करता है कि फ्लाई कैसे करना है, कभी वो फ्रॉग के मूव के फंक्शन कॉल करता है कि जंप कैसे करना है। तो ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म है मूव के फंक्शन का। पेरेंट क्लास का जो मूव का फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास के हर डिफरेंट मूव के अंदर डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। To simulate the animal's movement, the program sends each object the same message once per second, namely move। ठीक है, इस मूवमेंट, इस हर अरे की हर आइट्रेशन में एंड अरे एनिमल अरे के लिए मूव का फंक्शन कॉल हो रहा है, सेम मैसेज सेंड हो रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट तरीके से हो रही है। Each specific type of animal responds to a move message in its own way। ठीक है, इस एनिमल अरे डॉट मूव के लिए हर डिफरेंट अरे इंडेक्स जो है डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। पहला इंडेक्स जो है फिश के मूव को कर रहा है, दूसरा इंडेक्स बर्ड के मूव को, और तीसरा फ्रॉग के मूव को। तो ये हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अ फिश माइट स्विम 3 फीट, ए फ्रॉग माइट स्विम जंप 5 फीट एंड ए बर्ड माइट फ्लाई 10 फीट। ठीक है, हर डिफरेंट सब क्लास का ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। Finally, each object knows to modify its XY coordinates appropriately for its specific type of movement। हर ऑब्जेक्ट को पता है कि इसने अपने XY कोऑर्डिनेट को कैसे मूव करना है। फिश ने जो है वो स्विम के ज़रिए करना है, बर्ड ने अपनी पोजीशन को फ्लाइट के ज़रिए, और फ्रॉग ने अपनी पोजीशन को जंप के ज़रिए मूव करना है। रिलाइंग ऑन ईच ऑब्जेक्ट टू नो दी टू डू द राइट थिंग। यहाँ पर क्या है, जब मैं एनिमल अरे डॉट मूव का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि जो सब ऑब्जेक्ट कॉल किया होगा वो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करेगा, वो अपना मूव का फंक्शन यूज करेगा। दैट इज टू व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑब्जेक्ट इन रिस्पॉन्स टू द सेम मेथड कॉल। सेम मेथड कॉल है यहाँ पर अरे के लिए मूव की, लेकिन हर ऑब्जेक्ट प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। इज द की कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म की फाउंडेशन है। द सेम मैसेज in this case is sent to a variety of object has many form of results, hence the term polymorphism। तो ये जो बिहेवियर है ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा।